सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने 16 और 17 दिसंबर 1939 को जो यहाँ पर सभा होती है और उसमें बाबा साहब क्या कुछ स्पीच देते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। बिना विलंब के आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू करेंगे, जो कि स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से प्रारंभ किया जा रहा विषय है न्यायपूर्ण अधिकार पाने के रास्ते में अगर सरकार आए तो विद्रोह करो, लेकिन अन्याय मत सहो। ये बात बाबा साहब कहते हैं। ये बाबा साहब किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और सम्मानित साथियों, बाबा साहब यहाँ पर विद्रोह करने के लिए क्यों कह रहे हैं, अन्याय न सहो ये बात क्यों कह रहे हैं, क्यों आह्वान कर रहे हैं समाज से, ये जानना बेहद जरूरी है। कहीं वर्तमान में भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ हमारे समाज के समक्ष तो नहीं है जहाँ पर अन्याय सहने की मजबूरी बन रही हो। ऐसे में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद दूरदर्शी होने वाला है और इसलिए आपको वीडियो को समय निकालकर अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। आज का वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन बावजूद इसके हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है, समाज का जनजागरण कर सकता है। ऐसे में हमें इस वीडियो को अंत तक वॉच करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से आज का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, पेज नंबर 246 से 251 तक बहुत ही धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि आज का वीडियो लंबा होने वाला है। मुंबई इलाका माफीदार, जिनके पास काफ़ी ज़मीन है उन्हें माफीदार कहा जाता। महार मांग बेटिया परिषद के बारे में जो सूचना पत्र निकाला गया था वह इस तरह था। हम सूचना पत्र यहाँ जो 16 और 17 दिसंबर 1939 को निकाला गया, हम इस सूचना पत्र में क्या कुछ है, स्वाभाविक सी बात है, सूचना पत्र में जनरली तौर पर पब्लिक को कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे सभा में आने हेतु आमंत्रित किया जाता है, यही सब कुछ हुआ करता है। और जो परिस्थितियों की वजह से ये मीटिंग बुलाई जा रही है, ये सारा कुछ उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था। सम्मानित साथियों, 16 दिसंबर 1939 को जो बाबा साहब का भाषण हुआ, उस भाषण को जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे हम सीधे स्पीच पर आ गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्पीच क्या कुछ है, सीधे लेकर हम स्पीच की तरफ आ गए हैं। आज की परिषद, बाबा साहब कहते हैं, आज की परिषद महार मांग और बेटिया के वतन के बारे में सोचने के लिए बुलाई गई है। परिषद क्यों बुलाई गई, इस बारे में इस परिषद के स्वागताध्यक्ष और मेरे मित्र श्री भाऊराव गायकवाड़ ने बताया ही है। उनके भाषण के अनुसार ही मेरा भाषण भी होने के कारण पहले उन्होंने विस्तार से जो जानकारी दी थी उसे मैं संक्षेप में दोहराता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, उन्होंने महार मांग बेटिया माफीदारों की 4 प्रमुख शिकायतें आपके सामने रखी हैं। ये 4 शिकायतें क्या हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। पहली शिकायत है कि सरकार ने अन्यायकारी रूप से बढ़ाई हुई पुला पट्टी। अब पुला पट्टी शब्द आया तो पुला पट्टी है क्या, ये भी आज एक्सप्लेन करेंगे। उन्होंने मुआवजा दिए बगैर सरकार ने उनकी ज़मीनें भी जब्त कर ली हैं। जब्त की गई ज़मीनों की कीमतों की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज भी अब सरकार ने देना बंद कर दिया है। इस वतनदारी के कारण उनके ऊपर लादे गए काम का मुआवजा नाकाफ़ी है। नाकाफ़ी तो है ही, आजकल उन्हें दी जाने वाली नगद रकम भी सरकार ने देना बंद कर उन पर एक और जुल्म ढाया है। इस प्रकार दरिद्रता में पिसते रहे इन लोगों का सभी ओर से शोषण किया जा रहा है और उनकी दरिद्रता को बढ़ाया गया है। इन माफीदारों द्वारा किए जाने वाले 19 कामों को दर्ज करने वाला एक घोषणा पत्र कांग्रेस मंत्रिमंडल की ओर से जारी किया गया है। इस घोषणा पत्र में जो काम दर्ज किए गए हैं उनमें से कुछ काम बेहद कठिन है और ये कामगार उसे कर ही नहीं पाएंगे। ये हुई काफीदार कामगारों की कथा। इनके अलावा गाँव में ऐसे कामगार भी हैं जिन्हें सरकारी काम करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीनें नहीं दी गई हैं। सरकार से उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलती, भीख मांग कर उन्हें अपना गुजारा चलाना पड़ता है। जान हल्क में आने तक सरकारी काम करने पड़ते हैं। इन ईमानदार नौकरों को
सरकार तनख्वाह के बगैर छटपटाते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर रही है। कितना क्रूर अत्याचार है ये। अब पूला पट्टी बढ़ाने की माफीदारों की शिकायत, पहली शिकायत को देखें। इसका पता करने के लिए पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि पूला क्या है। पूला है क्या? सरकारी नौकरों को वतन जमीनें देने की पुरानी परंपरा रही है। ये प्रथा पेशवा और मुसलमानों के दौर में जारी थी। उस वक्त के हालात आज से अलग थे। आज इंसान की योग्यता के अनुसार उसे नौकरी देने का चलन आम है, लेकिन पुराने ज़माने में जमींदार पद्धति के अनुसार नौकरी विरासत में मिलती थी और वंश परंपरा से चलती थी। तब नौकरी का मुआवजा इनाम में ज़मीनें देकर चुकता किया जाता था। आज नौकरों को वेतन दिया जाता है। पहले हर गांव में लेहनादार और 12 बलुतेदार हुआ करते थे। महार उनमें से एक थे। इन लेहनादारों को लगान माफ़ हुआ करता था। पेशवाई के आखिर में पैसों के अभाव में इन लोगों से थोड़ा लगान वसूला जाने लगा था, जिसे पूला कहते थे, क्योंकि लगान इनसे नगद में नहीं लिया जाता था, अनाज के रूप में लिया जाता था। अंग्रेज़ों का राज शुरू हुआ तब पुरानों में से कुछ वतन नष्ट कर दिए गए और कुछ जारी रखे गए। उसी दौरान आश्वासन दिया गया था कि पूला में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। 1827 से 1875 का पूला न बढ़ाकर इस आश्वासन पर अमल किया गया। 1875 में पूला संबंधित कानून में एक धारा जोड़ी गई कि कामगार महारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए ही पूला पट्टी बढ़ाई जाएगी। इस धारा के बावजूद अब पूला पट्टी क्यों बढ़ाई जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। महारों को तनख्वाह बढ़ाने के लिए ये बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, इसलिए ये बढ़ोतरी सभी तरह से गैर कानूनी है। कहा जा सकता है कि पूला पट्टी बढ़ाकर सरकार ही कानून तोड़ रही है। सरकार का कहना है कि रामोशियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए महारों की पूला पट्टी बढ़ाई जा रही है, लेकिन वतन ऐसी अजीब चीज़ है कि जो एक घराने से दूसरे घराने में नहीं जा सकती। एक महार का वतन दूसरे महार के घराने में तक नहीं जा सकता। इसके बावजूद रामोशियों के लिए महारों की पूला पट्टी सरकार बढ़ा रही है। तो आखिर क्यों? कितना बड़ा अन्याय है ये। महार गरीब हैं और सरकार ने अपने बर्ताव से यही साबित किया है कि गरीब का रक्षक कोई नहीं होता। हिंदुओं की तरह सरकार की भी शायद यही राय है कि महार आंदोलन करते हैं उनके आंखों में चढ़ गई है, वरना महारों से छीनकर रामोशियों की तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाती। मेरी राय यही है कि रामोशियों को भी भरपूर तनख्वाह दी जानी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि महारों से खसोट कर इस प्रकार तनख्वाह बढ़ाने में क्या तुक है। ये अन्यायपूर्ण है। आज इस हिंदुस्तान में कई ऐसे वतनदार लोग हैं जो सरकार का रत्ती भर काम नहीं करते। उनके रुपयों से रामोशियों की तनख्वाह बढ़ाने में हर्ज ही क्या है, ये समझ नहीं आता। पेशवा काल में देसाई, देशपांडे, देशमुख, कुलकर्णी, पोद्दार, पाटिल आदि कई जागीरदार हुआ करते थे। सिपारिशों से उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। अंग्रेज़ों के राज में अब उनके लिए कहीं कोई काम नहीं बचा है। उनकी नौकरियां गईं, लेकिन नौकरी के रहते उन्हें दी गई ज़मीनें उन्हीं को दे दी गईं। उनकी आमदनी से प्रति रुपया 5 आने काट कर 12 आने उन्हें दिए जाते रहे। इस प्रकार पुराने ज़माने के नौकरों को वंश परंपरा से बनी सरकार ने रैयत के पैसों से पेंशन भी दी, कहा जा सकता है। अब रामोशियों की तनख्वाह देते हुए महारों की पूला पट्टी बढ़ाने के बजाय बेकार बैठकर खाने वाले पेंशनों की पूला पट्टी क्यों नहीं बढ़ाई गई? मेरी राय के बजाय बेकार एक ही वजह है, देवो दुर्बल घातका। विरासत से पेंशन का लाभ लेने वालों को केवल हाला पट्टी चढ़ाकर दरिद्रता में परेशान महारों और रामोशियों को सरकार सुखी कर सकती है, लेकिन पूंजीवादी सरकार को ये भला कैसे रास आता। पुराने ज़माने में जागीरदारों का एक वर्ग हुआ करता था। पुराने ज़माने में जागीरदारों का एक वर्ग हुआ करता था। ये लोग सैनिकों को पालते और ज़रूरत पड़ने पर सरकार की मदद करते। तब उन्हें भी उस ज़माने में सरकार से ज़मीनें मिली हुई हैं। आज इन लोगों पर फौज पालने की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ज़मीनें आज भी उन्हीं के कब्जे में हैं और इन ज़मीनों से उन्हें आज 2,67,501 रुपये के आय होती है। इस रकम से भी रामोशियों को तनख्वाह बढ़ाकर दी जा सकती है, लेकिन ऐसा अगर करती तो सरकार बेशर्मी से महारों की ऐसी बुरी गत कैसे करती। इन उदाहरणों से क्या ये साबित नहीं होती, ये बात साबित नहीं होती कि हमारी माई बाप सरकार
मुफ्तखोरों की ही तरफदारी करती है। अब हम गांव के लिए काम करने वालों के पारिश्रमिक के मसले पर सोचें। गांव में पाटिल, कुलकर्णी और महार सरकारी कामगार हैं। उनके साथ सरकार का रवैया किस प्रकार पक्षपातपूर्ण होता है, ये आगे बताए जा रहे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। गांव के पाटिल को सरकार कपड़ा, जमीन, लगान के अनुपात में पेशगी और ऊपरी खर्च के लिए रकम दी जाती थी। केवल कुछ एक गांव कामगार महारों को ही लेकिन ज़मीनें दी गई हैं। कोंकण के महारों के पास ज़मीनें नहीं थी और देश के महाराष्ट्र में सह्याद्री के पास का इलाका जो है, कई गांव के महारों के पास भी ज़मीनें नहीं हैं। ज़मीन न होने के कारण इन सरकारी नौकरों को पूरी तरह बलूते पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या सरकारी कामों के लिए गांव कामगारों की तनख्वाह देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी की झटक देने वाली सरकार अन्यायी है। और ये भी कहना पड़ेगा कि ऐसी सरकार की चाकरी करने वाले माहर भी नादान ही हैं। सरकार माहरों के समधी या जमाई तो नहीं है। उन्हें सरकार की मुफ्त में सेवा चाकरी करनी पड़े। मालिक तनख्वाह नहीं देता तो उसे लात मारना नौकरों को सीखना होगा। इस परिषद के द्वारा हम आज सरकार को 6 महीने की नोटिस देते हैं। इतने समय में महार कामगारों को तनख्वाह देने का प्रबंध अगर सरकार करती है तो ठीक, वरना बिना वेतन काम करने वाले इलाके भर में कामगारों को हड़ताल पुकारनी चाहिए। सरकार ने हाल ही में 19 कामों की फेहरिस्त सार्वजनिक की है जो इन कामगारों को करने होते हैं। जब से ये सूची सार्वजनिक की है तब से श्री रणखंबे कहते फिर रहे हैं कि ये काम स्वतंत्र लेबर पार्टी ने महारों पर लादे हैं। कोई अगर कहने लगे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी मूर्खता कर रही है, पक्ष गलती कर रहा है, तो इस बारे में स्वतंत्र लेबर पार्टी अपना कहना योग्य है। ये वाद विवाद कर साबित कर सकती है। लेकिन स्वतंत्र लेबर पार्टी बेईमान है। ये कोई घी पाने के लालच में कहने लगे तो कहने के बगैर कोई चारा नहीं रहेगा कि वह हरामखोर है। स्वतंत्र लेबर पार्टी अगर बेईमान होती तो राजनीति में बहुसंख्यक कांग्रेस का वह खुलेआम सीना ठोककर विरोध नहीं करती। गांधी की पार्टी से जाकर मिलना, उस पक्ष की खुशामद करना आदि के लिए आपका विशेष ईमानदार होना जरूरी नहीं है। उस पक्ष से जा मिलना, उसे सहयोग देना आसान है। 2 पैसों की गांधी टोपी पहनने वाले को उस पार्टी में मंत्री पद भी प्राप्त हो जाता है। उस पार्टी से मिलना, उनकी जय जयकार करना कोई सूली पर लटकाई मिठाई निकाल कर खाने जितना मुश्किल काम नहीं है। इस बात को हमारे आलोचक ध्यान में रखें। अब सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए गांव कामगारों के कामों के बारे में सोचते हैं। इस बारे में गांव कामगारों को एक बात ध्यान में रखनी होगी। अगर उन्हें वतन चाहिए तो वतन के लिए काम करना ही पड़ेगा। वतन चाहिए लेकिन काम नहीं चाहिए कहने से चलेगा नहीं। लेकिन गांव कामगारों की सूची में महारों पर लदे निम्नांकित काम अगर उन्हें करने हो तो उन्हें हर रोज मजदूरी देनी जरूरी है। सरकार का लगान ले जाकर तिजोरी में भरना, सरकारी कागजात का लाना ले जाना, सरकारी डाक ले जाना लाना, मवेशी खानों से चौपायों की नीलामी के लिए जाना, अधिकारियों के लिए तंबू लगाना आदि काम बिना दिहाड़ी दिए महारों से करवाना बेगार करवाना ही है। यहाँ जितने काम दिए गए हैं ये बिना बिना वेतन दिए काम सरकार करवाया करती है। तो बाबा साहब का कहना है कि ये जितने भी काम यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं ये बिना वेतन दिए काम करवाना एक तरह से बेकार है। और आगे बाबा साहब कहते हैं ये एक तरह का जुल्म ही है। गांव ही में जो काम करने हैं वे हमेशा की तरह चलते रहें, लेकिन बाहर गांव जाकर किए जाने वाले काम बिना दिहाड़ी के कोई भी न करे। इस तरह के बाहर जाकर किए जाने वाले कामों के लिए कामगार को कम से कम 8 आने की दिहाड़ी तो मिलनी ही चाहिए। सामान्य साथियों, वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि आप जब काम करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, आपको मजदूरी मिलती है। ऐसे में इसका मतलब ये है कि आज जो हमसे काम लिया जाता है, कोई भी, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, कोई कंपनी हो या कोई भी संस्थान हो, वहाँ आप काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है। किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो आपसे काम ले और आपको पैसा न दे। इसके लिए संघर्ष किया गया है और आप देख रहे हैं किस तरह के संघर्ष से बाबा साहब गुजरे हैं, किस तरह का संघर्ष यहाँ कर रहे हैं।
वो यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में सीखने का अवसर मिलता है। यानी कि वर्तमान परिदृश्य में जो मजदूर लोग हैं, किसान हैं, युवा हैं, उनके लिए बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब के लेख हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हो सकता है हमारे मजदूर साथी जो मजदूरी करते हैं वो बाबा साहब के संदेश को, यानी कि बाबा साहब की किताबों को, साहित्य को न पढ़ सकें, लेकिन आज वर्तमान में मोबाइल हर हाथ में है, यूट्यूब सभी के पास है, और ऐसे में आपको चाहिए बस यूट्यूब चैनल पर, आवाज़ का ऑफिशियल पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुना करें। 10, 15, 20 मिनट का समय आप डेली निकालेंगे तो इस तरह की जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। बाबा साहब आगे कहते हैं कि 15 नवंबर का काम है लापता व्यक्ति की लाश को ठिकाने लगाना। कोई भी स्वाभिमानी महार ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। स्वाभिमान कैसे जागृत करते हैं बाबा साहब? काम नंबर 2 है सरकारी जानकारी देने के लिए लोगों को बुलाना। ये काम घर घर जाकर बुलाने के बजाय ढिंढोरा पीट कर बुलवाना चाहिए। जन्म मृत्यु दर को दर्ज करने का काम जो है महारों पर लादना अन्यायकारी होगा। जिसके घर जन्म या मृत्यु होगी उन्हीं पर उस घटना का दर्ज करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार जागीरदार, महार, मांग और बेटियों को बहुत सारी शिकायतें हैं, उनका निवारण करने के लिए हमें गवर्नर साहब के पास डिप्यूटेशन ले जाना होगा। उन्हें अपनी अड़चनें समझाकर बतानी होंगी। इस बारे में एक विस्तृत अर्जी देकर हमें सरकार को देनी होगी। हमसे हमारा काम बन जाए। शिकायतों का अगर निवारण हो तो ठीक है, वरना हमें सत्याग्रह करना होगा। इस अन्याय का हमें विरोध करना होगा। आज हमारा हाल पुराने कपड़े की तरह हुआ है। थेगलियाँ जोड़कर काम नहीं चलेगा। आकाश में कहाँ तक थेगलियाँ लगाओगे? वतनों को छोड़े बगैर कोई दूसरा इलाज नहीं है। 1926 से मैं ये बात बता रहा हूँ। उस वक्त वतन महार की डलिया सागुती के मुँह से आप उबर नहीं पा रहे थे। आज आपकी नज़रों से मुँह का पर्दा हटा हुआ देखकर मुझे कृतार्थ महसूस हो रहा है। जागीरें छोड़ें लेकिन जमीनें हाथ से जाने दें। लगान अदा करें और वतन पाने की गुलामी से मुक्त होकर स्वाभिमानी किसान बने। स्वाभिमानी किसान बने। यहाँ किसानों को स्वाभिमान बनने की बात बाबा साहब कहते हैं। औरों के वतन बिना काम किए भी छोड़े नहीं गए हैं। आज कुलकर्णियों की 5 उंगलियां घी में हैं। सरकार ने उन्हें मानो पेंशनर ही बना दिया है। ऐसे में सरकार अगर आपके न्यायपूर्ण हकों में अड़ंगे डालने लगे तो जरूर विद्रोह करें। अन्याय कदापि सहे नहीं। न्याय पाने के लिए हम एक कमेटी नियुक्त कर शुरुआत करेंगे। हम सरकार को अर्जी भेजेंगे, डिप्यूटेशन ले जाएंगे, सब कुछ कानूनी ढंग से करेंगे। इसी से हमारा काम चलेगा, ऐसी आशा है। इसके बावजूद अगर काम नहीं होता तो क्या करना है ये भी हम तय करेंगे। यानी कि यहाँ पर बाबा साहब ने, ये तो बात रही 1939 की। वर्तमान में आपके समक्ष अगर समस्याएं आती हैं तो आपको भी कानूनी ढंग से कार्य करना चाहिए। सम्मानित साथियों, यही बात बाबा साहब कहते हैं कि सब कुछ कानूनी ढंग से करेंगे और इसी से हमारा काम चलेगा, ऐसी आशा है। इसके बावजूद अगर काम नहीं होता तो ये क्या करना है ये हम तय करेंगे। आखिर मेरे वतन बिल का क्या बताकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले तात्कालिक कूपर मंत्रिमंडल अस्तित्व में था। उसमें मंत्री बनने से इनकार करने के कारण कुछ समय तक कांग्रेस की सभाओं में मेरा सम्मान काफ़ी बढ़ गया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की राय थी कि भारत का नया संविधान यानी भारत सरकार अधिनियम दोषपूर्ण था और पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन के लिए पूरा नहीं पड़ता था। कांग्रेस पार्टी भी इस विस्मय से संतुष्ट नहीं थी, वह उसे तोड़ना चाहती थी। पहले उन्होंने काम करने से इनकार किया और ये जो संविधान है जुलाई 1937 में उन्होंने सरकार बनाई संविधान के अनुसार। तब धनजी शाह कूपर अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बने। कुछ समय तक भी लोक प्रशासन चलाते रहे। सर धनजी शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को आमंत्रण दिया था लेकिन बाबा साहब ने उसे अस्वीकार किया क्योंकि उनकी राय में सर धनजी शाह के शासन के लिए बहुसंख्यकों का समर्थन नहीं था और इसलिए वह विधिग्राह्य सरकार नहीं थी। इसलिए हमारे पक्ष ने उस वक्त सरकार में प्रवेश नहीं किया। आर भोले का लिखा
पत्र यहाँ पर स्वतंत्र लेबर पार्टी और मुंबई विधानसभा शीर्षक वाला लेख है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गौरव ग्रंथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य आदि संस्कृति मंडल 1900 मुंबई 136371, जो अभी हमने लास्ट में पढ़कर सुनाया। बाबा साहब का स्पीच यहाँ पे समाप्त हुआ। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पूला पट्टी के बारे में क्या कुछ बताया, आप संक्षेप में बताने का कष्ट करें। डॉक्टर बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी और स्वाभिमानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए क्या मार्गदर्शन किया है, किस वर्ग को बाबा साहब ने स्वाभिमानी जीवन बिताने का आग्रह किया है, बल्कि आदेशित किया है, ये हम कह सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अब हम यही समाप्त करते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे मिस्टर नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और संकलन करता हुए परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।